हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत हैं। हम 3 देवरानी जेठानी हैं और मेरी ननद जो है वो इकलौती है और हमारे घर में सिर्फ मेरी नंद का ही राज है, इसलिए ये कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। मेरे पैदा होने की खुशी मेरे माँ-बाप ने बड़ी धूमधाम से मनाई क्योंकि मैं अपने 3 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मेरे माँ-बाप की बहुत इच्छा थी कि बेटी पैदा हो, मगर हर बार उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाता। उनका बेटी पैदा होने का सपना पूरा ही नहीं हो पा रहा था। तीसरे बेटे की जन्म पर डॉक्टर ने मम्मी को कहा था कि अब आप कभी माँ नहीं बन सकेंगी, क्योंकि इस बार वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ये बात सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि उनके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आए। फिर एक दिन मेरी माँ की सारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। मम्मी चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार उनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उनके यहाँ बेटी ही पैदा हो, और पूरे 9 महीने बस यही प्रार्थना करती रहीं कि लक्ष्मी के रूप में उनकी बेटी पैदा हो। महीनों के कठिन इंतजार के बाद जब मैं पैदा हुई तो पूरे परिवार में खुशियां मनाई गईं, पूरे खानदान में मिठाई बांटी गई और मेरे पैदा होने की ढेरों खुशियां मनाई गईं। सभी इस बात पर हैरान थे कि बेटी पैदा होने से इस तरह खुशी कौन मनाता है। मगर मेरे माँ बाप ने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया। वो मेरे पैदा होने की खुशियां मनाने में मगन थे। उन्हें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों को तो बस इतना पता था कि उनके घर एक नन्ही गुड़िया आई है और उस गुड़िया के पैदा होने की खुशी मनानी है। मेरे तीनों भाई मुझे हर वक्त गोद में ही उठाकर रखते थे। मेरी हर जरूरत मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी की जाती थी। मुझे किसी के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ता था। बचपन में मेरे पास हर तरह के खिलौने मौजूद थे। शायद इतने ज्यादा खिलौने कभी किसी बच्चे के पास मौजूद ना हो। मेरे पापा और 3 भाई मुझे रोज किसी न किसी तरह से सरप्राइज करते रहते थे। मेरा पूरा बचपन बहुत ज़्यादा खूबसूरती में गुजरा था। घर में सभी लोग मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे। मुझे इस बारे में कभी याद नहीं कि मेरे मम्मी-पापा और तीनों भाइयों में से किसी ने भी मुझ पर गुस्सा किया हो, बल्कि हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता था और लाड करता था। सबने मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। मेरी मम्मी रोज ही मेरे लिए अलग-अलग से मेरा मनपसंद खाना बनाती थीं, और जब तक मैं खाना नहीं खा लेती थी, मेरे माँ-बाप के गले से खाना बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरता था। दोनों इसी इंतज़ार में रहते थे कि कब मैं खाना खाऊँ, उसके बाद ही वे लोग खाएँ। और मैं भी कुछ भी खाने में हज़ारों नखरे करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे नखरे उठाने वाले मौजूद हैं, बल्कि ये लोग मेरे नखरे बहुत ही खुशी और शौक से उठाएँगे। मैंने कभी भी अपने सिवा किसी और का नहीं सोचा था। मैं जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही थी, मेरे नखरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। मुझे अपनी बातें मनवाने की आदत पड़ चुकी थी और मम्मी भी पापा को रोकने लगी थी कि मैं बड़ी हो रही हूँ। मेरी हर जीत पूरी की जा रही है, ये सही बात नहीं है। इस मामले में पापा मम्मी को चुप करवा दिया करते थे। कहते थे वो उनकी बेटी के मामले में कुछ ना बोलें। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मम्मी की परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी और मेरी हरकतों पर मुझे और ज़्यादा रोकने-टोकने लगे। पर मैं उनकी बिल्कुल नहीं सुनती थी और हर काम अपनी मर्ज़ी से करती थी। मुझमें बहुत सारी बुरी आदत आ गई थी और घमंड तो सबसे ज़्यादा था। अगर मम्मी मेरी किसी बात से मना कर देती तो मैं जल्दी से ही अपनी माँ पर शिकायत लगा देती, और फिर पापा उसी वक्त मेरी जिद पूरी कर दिया करते थे। और इस बात पर मम्मी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर लड़कियों पर लगाम नहीं लगाई जाए तो लड़कियां बदतमीज और मतलबी हो जाती हैं, और यही लड़कियों की बर्बादी का कारण भी बनता है। मेरे आने वाले कल की माँ बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, और अब मैं बड़ी हो गई थी, अपनी मम्मी की एक भी बात नहीं सुनती थी। मेरी मम्मी मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश करती तो मैं उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उनकी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता था। मम्मी मुझे कभी कोई सलाह देती तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। अगर सुन लेती तो उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं किसी से कोई बदतमीजी करूंगी तो मुझे कोई कुछ भी कहने वाला तो है नहीं। जब भी इस तरह कुछ करती तो मम्मी के रोकने पर मैं उनसे भी बदतमीजी करने लगती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं घर का काम सीख लूं, मगर घर का कोई भी काम करने से मुझे मौत आती थी। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मैं पढ़ाई में भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी सोच यह थी कि मैं अपने घर वालों की इतनी लाडली हूँ तो मुझे इस तरह मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जब हर चीज़ मेरे हाथों में लाकर मुझे थमा दी जाती है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। मेरी मम्मी ने लाख कोशिश की और कहा कि पढ़ाई कर लूं, मगर मैंने उनके सारे सपने को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि मुझे अपना आराम ज़्यादा प्यारा था। मैं सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया करती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरी गलतियों पर घर में मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश भी की तो पापा उन्हें जल्दी से रोक देंगे।
मम्मी पापा को लाख समझाती कि लड़की जात है, कल को इसने पराये घर भी तो जाना है, वहां इसे बहुत परेशानी होगी, मगर पापा पर मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता था। मुझे इस तरह लाड प्यार में रखते थे कि सारे आस पड़ोस में लड़कियां मुझे देखकर जलती थी और मुझे देखकर यही कहती थी कि काश हमारे माँ बाप भी हमें तुम्हारे माँ बाप जितना ही प्यार करें। मैं इकलौती लाडली होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी और मुझे अपनी खूबसूरती पर नाच भी था। इसलिए मैं अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। मेरे अंदर गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था और मैं अपने सिवा किसी और को अहमियत नहीं देती थी। और यही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी और भूल साबित होने वाली थी। कई जगह से मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, मगर कोई भी रिश्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए पापा सभी रिश्तों को मना करते जा रहे थे। मेरे पापा कहते थे किसी अमीर घराने में मेरी शादी करेंगे, ताकि मुझे शादी के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मेरी शादी करने के मामले में बहुत ज़्यादा छानबीन से काम ले रहे थे। उन्होंने कई रिश्तों को मना कर दिया था क्योंकि कोई भी रिश्ता उनको पसंद नहीं था। पापा के एक दूर के दोस्त की तरफ से मेरा रिश्ता आया। अब उन्होंने हर बार की तरह इस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और आखिरकार ये रिश्ता मेरे पापा के दिल को अच्छा लगा और वो लड़के से मिलने पहुंचे। तो उन्हें लड़का भी बहुत अच्छा लगा। फिर पापा ने उन लोगों को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जल्दी मेरी सगाई हो गई। मैं भी अपने माँ बाप की पसंद से खुश हुई थी क्योंकि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी, क्योंकि आज तक मेरी नज़र में कोई मेरे लायक नहीं दिखा था। इसी वजह से मैंने अपनी रजामंदी पापा के फैसले पर दे दी थी और अब इस बात पर पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी उनकी पसंद से खुश है। घर में मेरी शादी की तैयारी होने लगी। मेरे दहेज के लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा कीमती और महंगी ली जा रही थी। मेरे कपड़ों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए थे। मेरे दहेज में बहुत सी ऑटोमेटिक चीज़ें शामिल थीं। जिंदगी गुजारने के लिए हर सुख सुविधा दी गई थी। मैं भी अपनी शादी में खुश थी और बहुत दिल लगाकर सारी तैयारी कर रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे लाख समझाने की कोशिश की कि शादी से पहले घर के कुछ काम सीख लो, मगर हर बार की तरह मैंने उनकी इस बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मुझे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनकर तैयार हो गई। मैं दुल्हन बनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो देखता वही तारीफ करता, नहीं भूलता। इसी तरह मेरी विदाई कर दी गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। शादी का दिन, शुरू का महीना बहुत ही ज्यादा सुकून और खुशियों भरा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक स्वर्ग से निकलकर दूसरे स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरे पति भी मेरे पापा की तरह ही थे, मेरे नखरे उठा रहे थे। एक महीना कैसे पलक झपकते बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और मेरा पति इस घर का इकलौता चिराग था। मेरी दो नंदे शादीशुदा थीं और अपने अपने घरों में खुश थीं। एक महीने के बाद मेरी सास ने घर के कामों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। तो उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि इससे पहले मैंने घर के काम कभी नहीं किए थे और ना ही मुझे घर का कोई काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस था। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही थे और 3 लोगों का काम भी मुझे बहुत भारी महसूस होता था। मेरी सास के जोड़ों में हर वक्त दर्द रहता था। वो अब ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी और ना ही घर का कोई काम कर सकती थी। तभी तो उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही मैं खाना बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं किचन में काम नहीं करूंगी। उस पर मेरे पति ने पहली बार मुझे डांट कर घर के काम की जिम्मेदारी मुझे दे दी। उनकी मम्मी की हड्डियों में अभी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी होकर काम कर सके। इस बात पर मेरी और मेरे पति के बीच लड़ाई हो गई और मैं अपने पति से शादी के 1 महीने के बाद ही नाराज होकर अपने घर आ गई और घर आकर अपने पापा और भाइयों को सब कुछ बता दिया कि वो मुझसे काम करने को कह रहे थे। यह सुनकर मेरे पापा को गुस्सा आ गया कि कोई कैसे उनकी बेटी से जबरदस्ती काम करवा सकता है। मगर मेरी माँ ने पापा से यही कहा कि अब ये इसकी ही जिम्मेदारी है घर को संभालना। मगर पापा ने उनकी बात न सुनी और मुझे 1 महीने तक अपने घर नहीं जाने दिया और ना ही मैं वहां जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ अपने बाप के घर में बहुत ज्यादा आराम था और इस आराम को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार 1 महीने के बाद मेरे पति मेरे सामने झुके और मुझे मनाकर घर ले आए। अब तो मैं ज्यादा शेरनी बन गई थी। अब मैं घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि अपनी सास पर हर समय हुक्म चलाती रहती थी। मेरी नंद अगर कभी अपनी मम्मी से मिलने अपने मायके आ जाती, तो मुझे उनका आना भी ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर पर कोई आए। मैंने साफ-साफ नंदों को घर आने से मना कर दिया। इस बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत डाँटा था कि मैंने क्यों उनकी बहनों को घर आने से मना किया। इस बात पर मेरी और मेरे पति की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और मैं अपने पति को बताए बगैर अपनी माँ के घर आ गई।
और इस बार भी मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरे पति ने मुझे इस बात पर बहुत मनाने की कोशिश की, पर मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि उनकी बहनें इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। पर मेरे पति इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनका कहना था उनका बाप नहीं है, अब मैं ही उनके बाप की जगह हूँ। पर मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और ना ही मैं समझना चाहती थी। मेरी खुदगर्जी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं यही समझ रही थी कि मैं जो चाहती थी करवा सकती थी। हर बार मेरे पति मुझे मनाकर घर ले जाते थे। इस तरह मेरी खुदगर्जी और ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं खुद को कोई बड़ी महारानी समझने लगी थी। मैं अपनी सास को भी अपना गुलाम समझने लगी थी। मैं अपने पति के सामने तो उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देती थी, मगर उनके पीठ के पीछे सास से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती और मेरी सास भी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। वे भी यही चाहती थी कि उनके बेटे का घर बसा रहे, क्योंकि उनका बेटा मेरे साथ रहना चाहता था। मगर मैं जानती थी कि उनका बेटा कभी भी इस बात को सहन नहीं करेगा कि मैं उसकी माँ से इस तरह बदतमीजी करती हूँ। मेरा शब्द उनके साथ बात करने का बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था। मैं अपने पति के ना रहते हुए अपनी सास से पूरे घर का काम करवाया करती थी। इसी तरह मेरी शादी को 2 साल का समय भी बीत चुका था। इन 2 सालों में मैंने कभी भी उठकर अपने पति को पानी का गिलास तक नहीं दिया था। मेरा पति भी इन हरकतों से परेशान हो चुका था, मगर मैं उसकी एक बात भी नहीं सुनती थी, बल्कि जो भी दिल में आता वही करती थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते थे, जबकि मैं दोपहर में उठती थी। मैंने उन्हें आज तक उठकर नाश्ता भी नहीं दिया था। अब तक खाली पेट ही काम पर चले जाया करते थे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। मेरी सास ही उठकर उनके लिए नाश्ता बना दिया करती थी। मेरे पति ने मुझे जिंदगी का आराम दिया था। जितनी ज्यादा ऐशो आराम से मैं अपने मायके में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा ऐशो आराम से मैं अपने ससुराल में रहा करती थी। मेरी सास मेरी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर रही थी और जितना ज्यादा वह बर्दाश्त कर रही थी, मैं उनके सर पर चढ़कर उतना ही नाच रही थी। और इस बात का मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था, बल्कि इस बात को मैं अपने हक समझती थी। उन्हीं दिनों मेरे भाई की शादी थी। मैं अपने मायके रहने आ गई और अपने पति से कह रही थी कि मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आऊँगी। इस बात पर मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपना सारा सामान लपेटकर अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मैंने अपने पति और सास का हाल-चाल नहीं पूछा। मेरे पति ने मुझे फ़ोन करके भी कहा कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब तो शादी भी हो गई है, तुम घर आ जाओ। मगर मैंने घर आने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अभी मेरा अपने मायके से दिल नहीं भरा था। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अभी मैं अपनी भाभियों को तंग करना चाहती थी, अपने भाइयों को भड़काना चाहती थी अपने भाभी के खिलाफ। मगर मेरे पति मुझे हर दिन ही फ़ोन करके इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि मैं घर वापस आ जाऊँ। जब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, तो मैं घर वापस आ गई। मेरे पति का यही कहना था कि माँ बिस्तर पर लेटी हैं, पूरा घर बिखरा पड़ा है। जब मैं घर पहुंची तो सच में मेरी सास बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि एक तो मुझे उनकी वजह से वापस घर आना पड़ा। ऊपर से घर के सारे काम की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। इस बात ने मेरे अंदर चिढ़ पैदा कर दी और मुझे अपनी बूढ़ी सास का भी ख्याल रखना था। और यह सब कुछ मेरे बस में नहीं था। एक दिन मेरे पति काम पर गए और मैं दोपहर के 2 बजे अपनी नींद पूरी करके उठी। मेरे पति तो गुस्से में भूखे ही काम पर जा चुके थे, मगर मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि घर में मेरी बूढ़ी माँ मौजूद है। वो कल रात से भूखी थी और मैंने उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था, न पूछा था। मेरी सास बार बार मुझे आवाज़ दे रही थी कि मैं उन्हें खाने के लिए कुछ दे दूं, मगर मैं उनकी सारी आवाज़ को अनसुना कर रही थी। इतने में मेरी सास उठकर कमरे से बाहर आ गई और मुझसे खाना मांगने लगी। उस वक्त मैं सोकर उठी थी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही थी, तो मैं उल्टा उनसे ही लड़ने लगी। मेरी सास मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। इतने में वो खुद ही खाना निकालने को जाने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उठी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया। संयोग से उसी समय मेरे पति घर में दाखिल हो गए और उन्होंने मुझे अपनी माँ को धक्का देते हुए देख लिया। वो बहुत गुस्से में आ गए और मुझे बुरा भला कहने लगे। जब उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, तो मैं भी उनसे लड़ने लगी और घर की चीज़ें उठा-उठा कर फेंकने लगी। मैं अपने पति से डिवोर्स माँगने लगी। वह पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके सामने से चली जाऊँ। मैं उनसे बार-बार कह रही थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे अभी तलाक चाहिए, और इसी गुस्से में मैंने उनका कॉलर पकड़ लिया। इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और मुझे बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, ठीक है, तुझे डिवोर्स चाहिए तो फिर कोर्ट में मिलते हैं। और मैं अपने पति का यह गुस्सा देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। आज से पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे मुँह पर ही दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर इस समय गलती भी मेरी ही थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि पल भर में ही मेरा हँसता-खिलता
घर उजड़ गया था जिसकी मैं खुद जिम्मेदार थी। मुझे अपनी चारों तरफ दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। मैंने उसी वक्त अपने पापा को फ़ोन करके बुला लिया। मेरे सारे घर वाले 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय करके मेरे घर में मौजूद थे। वे लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। मैं अपने पापा को देखकर फूट-फूट कर रोई जा रही थी। मेरे पति भी अपनी जगह परेशान खड़े थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मगर आज बहुत आगे पहुँच गई थी। आज मेरे पति मुझे तलाक देने पर मजबूर हो गए थे और यह मेरा ही फैसला था। मेरे माँ-बाप भी मेरी इस बातों को सुनकर बहुत परेशान थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और कोई भी माँ-बाप अपनी बेटी का घर टूटता हुआ कैसे देख सकते थे। मेरे माँ-बाप भी इस सदमे से नहीं निकल पा रहे थे। मेरे तीनों भाई गुस्से में आ गए। दोनों छोटे भाई तो मेरे पति का गिरेबान पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे बड़े भाई का दिमाग ठंडा था। वह इन सब लड़ाई झगड़ों से दूर भागते थे। उन्होंने ही दोनों भाइयों को कोई हंगामा न करने से रोका और चुपचाप मुझे लेकर अपने साथ वापस घर आ गए। मैं बस रोई जा रही थी, इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरे सामने बस ये था कि मेरा हँसता-खेलता घर एक पल में ही मेरी जुबान और बदतमीज़ी की वजह से बिखर गया। अब मुझे अपनी मम्मी की दी गई सलाह याद आ रही थी, जो मेरे भले के लिए ही कहती थीं और मैं उनका कहना ज़रा भी नहीं मानती थी। आज मुझे हर तरह की गलती पर पछतावा हो रहा था। मैं अपने माँ-बाप के घर आ गई। हमने अपनी तरफ से कुछ भी पहल नहीं किया था। मेरे पति ने अब की बार मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही वो मेरे घर आए, क्योंकि वह भी लड़ाई झगड़ों से दूर भागने वाले इंसान थे। हमने भी कोई केस मुकदमा नहीं किया, मगर वो बहुत अच्छे इंसान थे, इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। मगर अब पछताने और हाथ मलने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अपने घर आकर और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे हर वक्त अपनी किस्मत पर अफसोस होता रहता था। मैं दोनों भाभीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी और उन दोनों की हर बात पर बेइज्जती करने लगी थी। दोनों चुपचाप मेरी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करती रहती थीं, मगर मुझे एक शब्द भी नहीं कहती थीं। होना तो ये चाहिए था कि पति के छोड़ने के बाद मुझे अकल आ जानी चाहिए थी, मगर मैं और भी ज़्यादा बदतमीज हो गई। इस बात का बदला मैं घर में सबसे लेने लगी थी। जिस आग में मैं जल रही थी, उसी में सबको जलाकर भस्म करना चाहती थी। मगर ये बात मेरे बस में नहीं थी, इसलिए मैंने सबका जीना हराम कर दिया था। मुझे भाभीयों को अपने भाई के साथ देखकर बहुत जलन महसूस होती थी। उन लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। उन लोगों को खुश देखकर मेरा दिल हर वक्त जलता रहता था। जैसी आग मेरी ज़िंदगी में लग चुकी थी, वही आग मैं सबकी ज़िंदगी में लगाना चाहती थी। मेरे भाई ये सब कुछ देख रहे थे, मगर इस मामले में बिल्कुल चुप थे और मुझे कुछ नहीं कहते थे। मेरी मम्मी मुझे दोनों भाभीयों को तंग करने से रोकती थी। मैं अपनी मम्मी से भी लड़ जाती थी और उन्हें भी खूब बुरा-भला कहती थी। मुझे सभी लोग अपनी बर्बादी के ज़िम्मेदार नज़र आने लगे थे। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था और अपनी बर्बादी का गुस्सा मैं घर के सब लोगों पर बराबर निकाल रही थी। मगर फिर भी मुझे एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो पा रहा था। मेरी बड़ी भाभी मेरी हर बदतमीजी को चुपचाप से बर्दाश्त करके नज़रअंदाज कर देती थी और मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। मगर अब मेरी छोटी भाभी मेरी बदतमीजी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं भी तो उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी और अब मेरी हरकतें उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे पलटकर जवाब देना भी शुरू कर दिया था। यह बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन मेरी भाभी से खाने में मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कह दिया और उन्हें बहुत बातें सुनाई। यह सुनकर भाभी रोने लगती है और रोते हुए कमरे में चली जाती है। मेरे मायके में अभी भी वही हैसियत थी, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं मौका ढूँढने लगी कि भाभी मुझे कोई मौका दें और फिर मैं भाई और भाभी के बीच लड़ाई करवा सकूं, क्योंकि छोटी भाभी मुझे पलटकर जवाब देती थी, इसलिए मैं बदला लेना चाहती थी। एक दिन पड़ोसी हमारे घर शादी का कार्ड देने आया था। मुझे मौका मिल गया था कि मैं इस बात को लेकर भाई और भाभी के बीच लड़ाई करवा सकूं। मैं बाहर बैठी थी, भाभी खाना बना रही थी। मैंने भाई से कहा कि मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई, पड़ोस वाले भैया आए थे और भाभी के कमरे में चले गए। इस बारे में किसी को भी नहीं पता, जबकि वो तो हमारे घर अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर आया था और ड्राइंग रूम में मम्मी के पास बैठा था और उसने कुछ खाए पिए बगैर मम्मी के पैर छुए और चला गया था। सच्चाई तो यही थी, पर मैं भाई को उल्टा सीधा अपनी तरफ से बताने लगी। मेरी बात सुनकर पल भर में ही भाई के चेहरे का रंग बदल चुका था। मैं समझ गई थी कि मेरी इन बातों ने भाई के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया है। मैंने और ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर भाई के दिमाग में घुमा दिया। भाई कमरे में गए और लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। मैं तो उनकी जिंदगी में जहर घोलकर अपने कमरे में बैठी थी। मैं एक बार फिर भाभी की जिंदगी में आग लगाने में कामयाब रही। मैंने गुस्से में भाभी को जुबान चलाने की सजा दी थी, मगर
उन दिनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ तक कि पूरे घर में मेरे भाई की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी भाभी की बातें सुने बगैर उस पर चिल्लाए जा रहा था। घर के सभी लोग ये बातें सुन रहे थे। मेरे भाई ने भाभी को गुस्से में आकर बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और यह डिवोर्स की धमकी दे दी, जो मेरे साथ मेरे पति ने किया था। मेरे भाई ने भाभी के साथ भी वही किया। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। जब मम्मी ने भाई पर जोर दिया, बताओ आखिर बात क्या हुई है? भाई ने सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मेरी मम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई। जल्दी से उन्होंने मेरी तरफ देखा। मम्मी ने भाई को थप्पड़ मारा और भाई को सारा सच बता दिया कि मैंने भाई से झूठ बोला। पड़ोसी जरूर आया था, मगर वह छुपकर तेरी पत्नी के कमरे में नहीं गया था। वह बाहर मेरे साथ बैठा हुआ था। यह बात सुनकर भाई ने अपना सर पकड़ लिया। भाई ने भाभी की बात सुने बिना उन्हें घर से निकाल दिया था। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे बुरा भला बोल रही थी। उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया, उनके साथ जाने लगी। भाई ने रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। उन्होंने घर आने की शर्त रख दी कि पहले तुम्हारी बहन की शादी होगी, उसके बाद इस घर में आऊंगी। मुझे भाभी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मगर अब तो मेरा भाई भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। मम्मी अलग मुझसे नाराज़ थी। वह मेरे बड़े भाई से कह रही थी कि जल्दी मेरे और मेरे पति के बीच फैसला करवाएं, दोबारा अपने घर का करें। मेरे सारे परिवार वाले मेरे पति के घर गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मान रहे थे। अब तो मेरे पापा को भी सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने भी मम्मी को इस मामले में कुछ नहीं कहा। एक बार फिर घर में तूफान उठा था, मगर इस बार मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं था। मैं एकदम से घर में अकेली महसूस कर रही थी। दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब की बार तो मेरी किसी ने नहीं सुनी थी और तुरंत रिश्ता ढूंढा गया। पापा के दोस्त ने रिश्ता करवाया। लड़का अमीर था। मैंने खुद को समझा दिया था कि लड़का अच्छा है, मेरी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, मगर पति की याद मेरे दिल से नहीं जा रही थी। मेरी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ विदा हो गई थी। मेरे पति मुझे अपने घर ले जाने की बजाय मुझे अपने अस्पताल में ले गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये मुझे अस्पताल क्यों लाया है। उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरा कुछ देर में गुर्दा निकाल लिया। कुछ देर बाद जब डॉक्टरों की टीम कमरे में आई तो उन्होंने बताया कि एक गुर्दा नहीं है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति के एक इंजेक्शन लगाने से मुझे भी नींद आ गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरे पति ने मेरा गुर्दा निकाल लिया था। अच्छा हुआ कि मेरे पास फ़ोन था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। सुनकर सब दौड़े आए और मुझे अपने साथ ले आए। मेरे पति पर केस कर दिया गया। मेरा पति पुलिस हिरासत में था। मेरे भाई ने एक बार फिर भाई का फ़र्ज़ निभाया था। इसके बाद मैं बिल्कुल बदल गई थी। मैंने अपने पहले पति को खबर भिजवाई, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। उसने भी मुझे स्वीकार कर लिया था, मुझे दोबारा अपना लिया था। मेरे पति को नहीं मालूम था कि मेरी दूसरी शादी हो गई है। ये बात मुझे उससे छिपानी थी। वह मुझसे पहले ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी माँ ने मेरे पति को बताया कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका गुर्दा खराब हो गया था, तो हमें उसका एक गुर्दा निकलवाना पड़ा और वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आपको जो अच्छा लगे वह करो। मेरा पति मेरी बीमारी का सुनते ही तड़प उठा। मैंने अपने किए की अपनी भाभी से माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं अपने घर वालों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं घर वापस आ गई थी। इस बात के लिए मैं अपने घरवालों की बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात का मुझे बहुत दुःख है कि मेरी वजह से मेरे भाई-भाभी में झगड़ा हुआ था। मेरा भाई अपनी पत्नी को मनाकर घर ले आया था। मैं भी अपनी पति के साथ घर आ गई, सास की सेवा करती हूँ, उनको अच्छे से खाना-पीना देती हूँ। आज मेरा पति भी मेरी बहुत कदर करता है। उस तकलीफ भरे दिन को जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने आप को गुनहगार समझती हूँ। आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं अपने पति को दूसरी शादी के बारे में बता दूं, उस रात वाली घटना के बारे में सारी बात बता दूं, तो क्या मेरा पहला पति मुझे पहले की तरह प्यार करेगा या फिर मुझे छोड़ देगा? मुझे इस घुटन से बाहर निकलना है। आप लोगों से सलाह लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो मेरा पति मुझे सलाखों पर रखता है क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता। मेरी माँ कहती है कि तुम अपने पति को सच्चाई मत बताना, नहीं तो वह तुम्हें छोड़ देगा और मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों की सलाह की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।